तो 2 लाख रुपए, जबकि बात तो ये हुई थी कि आप मुझे 2.5 करके 5 लाख रुपए देंगी एडवांस में। जानती हूँ वकील साहब, लेकिन 2 अभी बिल्कुल रेडी थे, इसीलिए ले आई। अच्छा, तो बच्चों को स्कूल भेजकर ना आप यहाँ आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? भाभी आप आइए तो सही, मैं सब बताती हूँ। अब आप ये सोच रही होंगी कि जवाब मेरे पास क्यों आया और आपके पास क्यों नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब भाई साहब जिसके करीबी होंगे जवाब उसी को तो देंगे। ठीक है, लाओ दे दो चिट्ठी मुझे। अरे ना ना, चिट्ठी नहीं है, मैसेज आया है मेरे फोन पर, और भाई साहब ने कहा है कि वो मैसेज मैं आपको पढ़कर सुना दूं। 1 मिनट। हाँ, बस मिल गया। हाँ, ये देखिए। छाया, तुम माला को बुलाकर समझा दो कि वो मुझे बेवकूफ ना समझे, और मैं उसके ये इमोशनल लेटर के झांसे में नहीं आऊंगी। और उससे कह देना कि मुझे दोबारा लेटर लिखने की जरूरत नहीं। उसका और मेरा अब कोई रिलेशन नहीं, और अब मैं दोबारा इंडिया कभी नहीं आऊंगी। वो चुपचाप मुझे तलाक दे दे। अगर उसने केस लड़ने की कोशिश की तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उसका जरूर नुकसान हो जाएगा। उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझे तलाक देकर जैसे चाहे वैसे जिए और मुझे चैन से जीने दे। उसे बोल देना कि वो मुझे दोबारा किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। बस इतना ही लिखा था। उन्होंने आदेश दिया था तो मैंने आपको बुलाकर सुना दिया। अब जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। 1 मिनट भाभी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। भाई साहब तो आपको छोड़ ही चुके, पर आप प्लीज राज का पीछा छोड़ दीजिए। वो क्या है ना, राज को कुछ ज्यादा ही लगाव है आपसे और आपके बच्चों से, इसलिए तो वो मुझसे झूठ बोलकर मेरे मना करने के बावजूद चिराग के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसे जमा कराता है, बच्चों को नए कपड़े लाकर देता है, चॉकलेट्स लाकर देता है, और आप तो खुशी खुशी सब रख लेते बिना ये सोचे कि मुझे कैसा लगता है। सांप लौटते हैं मेरे सीने। इसलिए अगर राज आपकी मदद करना भी चाहे तो प्लीज प्लीज उसकी मदद मत लीजिए, क्योंकि आप तो अपनी गृहस्थी तबाह कर चुके। कहीं ऐसा ना हो कि आपके देवर की गृहस्थी भी तबाह हो।
इतनी जल्दी ऑफिस से आ गया, क्या हुआ? क्या करूं मैं माँ? उधर ऑफिस स्टाफ ने और कंपनी वर्कर्स ने जीना हराम कर दिया है मेरा। जैसे ऑफिस में घुसता हूँ सैलरी मांगने लगते हैं। कहाँ से लाऊं मैं सैलरी? मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। सप्लायर्स ने पेमेंट के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है मुझ पर। कैसे बैठूं मैं ऑफिस में? बेटा, स्थिति जैसी भी हो पर संभालनी तो तुझे ही है। तू एमडी है कंपनी का और अब तू मालिक भी बन गया है। तू इस तरह से भागेगा तो कंपनी पर तो ताला ही लग जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता मम्मी। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जल्दी से जल्दी हम चाचा जी की वसीयत हमारे नाम कर दें, ताकि कुछ प्रॉपर्टी बेचकर हम कंपनी में इन्वेस्ट करें। बेटा, सुमन गई है वकील के पास 2 लाख रुपए लेकर। भगवान से मना कि वकील मान गया हो और जल्दी से वसीयत बना दे। अब तो उसी का आसरा है। लो, अब तो सुमन भी आ गई। सुनो, क्या हुआ? वकील मान गया ना? 2-4 दिन में हमें वसीयत बनाकर दे देगा ना? जल्दी से जल्दी हमें प्रॉपर्टी बेचनी होगी ताकि कंपनी नुकसान में ना जाए। भैया, हाँ, वकील मान गया हमारा काम करने के लिए। अब लेकिन और पैसे मांग रहा है क्या वो? लेकिन ये तो गलत है। जब एक बार 10 लाख रुपए में बात तय हो गई है तो और पैसे मांगने का क्या तुक है? हाँ बोल। अरे आप लोग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, बता क्या हुआ? वकील ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा है, बल्कि ज्यादा समय मांग रहा है। मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए हैं। कल बाकी के 3 लाख रुपए भी दे दूंगी और वो काम भी शुरू कर देगा। फिर क्या दिक्कत है? 2-4 दिन में वसीयत तो बना देगा ना वो? नहीं, वो 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहा है, कुछ अर्जेंट काम से। वो तो बस हमारे काम के लिए रुका हुआ था, वरना यहाँ वसीयत सुनाकर जाता वो। तूने उसे बताया नहीं? हमें जल्दी है, अगर वसीयत जल्दी नहीं बनी तो हम फंस जाएंगे। बताया भैया, सब कुछ बताया, कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स भी बताई। लेकिन वकील साहब का कहना है कि नकली वसीयत बनाने में असली से ज्यादा समय लगता है, बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। अगर हड़बड़ी में कोई चूक हो जाए ना तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उल्टा नकली वसीयत बनाने के जुर्म में हमें जेल जाना पड़ सकता है। जेल? नहीं, सब तो लफड़े वाला काम है, मुझे जेल नहीं जाना है। बेटा, ये सब छोड़ दे। क्या छोड़ दूं? डुबा दूं कंपनी को, कटोरा लेके भीख मांगू बाहर? इतनी बड़ी जायदाद मिलने वाली है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। घबराओ मत, वकील बहुत अच्छा काम करेगा। और एक बार नकली वसीयत बन गई तो हम भाभी के नाम वाली वसीयत छुड़वा देंगे। और एक बार भाभी की वसीयत फट गई, डिस्ट्रॉय हो गई, फिर हमें किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है? 20-25 दिन का इंतजार। और ये 20-25 दिन हमें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से निकालने होंगे। पापा जी और भाभी को इन सब बातों की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए।
वकील वसीयत बना देगा ये तो ठीक है, लेकिन 20-25 दिन कंपनी चलेगी कैसे? 2-4 दिन चलने लायक भी नहीं है कंपनी। भैया, एक रास्ता हो सकता है अगर आप मानो तो। मुझे लगता है ऐसे समय में भाभी हमारे काम आ सकती है। वो कैसे? भाभी को कंपनी चलाने का अनुभव है। ऑफिस का सारा स्टाफ भाभी को जानता है, उन्हीं की बात सुनता है। हाँ, पर अब वो काम कहाँ करती है वहाँ? उसकी बात सुनेगा कौन, क्यों? यही तो मैं कह रही हूँ, उन्हें कंपनी में वापस लाना पड़ेगा। लेकिन वो कंपनी में काम कैसे करेगी? उसे मनाएगा कौन? मैंने एक बार कहा था उससे, पर उसने साफ साफ मना कर दी। तब की बात और थी भैया, अभी स्थिति बहुत खराब है। आपको भाभी को मनाना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। अब भाभी को जब कंपनी की स्थिति के बारे में पता चलेगा ना, तो जरूर मान जाएंगी। वो चाचा जी को बहुत चाहती थी, वो भी तो नहीं देख सकती हैं चाचा जी की कंपनी को डूबते हुए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे मनाते। हर लम्हा संघर्ष है, हर पल है एक जंग। जीवन हर एक मोड़ पे दिखलाए नए रंग। है हौसला गर हम में तो लेती है जिंदगी। यू टर्न जिंदगी की ओर। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैंने तो दिल से, आत्मा से चाहा था कि अक्षय वापस आ जाए, मुझे और बच्चों को स्वीकार कर ले, तो मैं अपनी हर गलती की माफी मांग लूंगी उनसे। लेकिन आपको शायद ये मंजूर नहीं था। मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि जब अक्षय ने मुझ पर हाथ उठाया, तो भी मैंने अपनी जान लेने की कोशिश करी, आपसे शिकायत नहीं करी। किसी को बद्दुआ देने को नहीं कहा। आज भी नहीं कहूंगी। मेरी जिंदगी के पन्ने पर जो भी कहानी आपने लिख दी है, उसी पे चलती रहूंगी। दुख तो हो रहा है प्रभु, बहुत हो रहा है। अपने से ज्यादा अपने बच्चों को लेके दुख हो रहा है। पापा को लेके उनके सवालों के क्या जवाब दूंगी मैं? कि सोच सोच के भी मन बैठा जा रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। आपने भाभी के द्वारा जो संदेश मुझ तक भिजवाया था, मैं उसका पालन करूंगी। सांस
तक अपनों के लिए जीऊंगी, अपने बच्चों के लिए जीऊंगी, खुशी खुशी जीऊंगी। नंबर नहीं देखता हूँ क्या उसके हर साल कितनी मुश्किल से पास होता है वो। 35%, कभी 38%, कभी 40%। अक्षय मुझसे तलाक चाहते हैं ना, तो आपकी इच्छा मानकर मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। कोई लड़ाई नहीं करूंगी। आज से और अभी से अकेले ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जो तुम समझ नहीं रही हो, हॉस्टल में रहेगा तो मजबूरी में उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वहां छूट नहीं मिलती है, रेस्ट्रिक्शंस होता है। देख नहीं रही हो कितना बिगड़ गया है वो। तुमने ट्यूशन लगवा तो दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? कैसे कर लूं भरोसा? नंबर नहीं देखता हूं क्या उसके हर साल कितनी मुश्किल से पास होता है वो। 35%, कभी 38%, कभी 40%। देखो अंजू, हॉस्टल में भेजने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, तो भेज दो। 10वीं पास होते ही उसे हॉस्टल में डाल देना। और हाँ, अभी से उसकी स्कूल की फीस और हॉस्टल की फीस का इंतजाम करना शुरू कर दो, क्योंकि बाहर पढ़ाने का मतलब है मोटा खर्चा। काम करना शुरू कर दो। मतलब ये कि मुझसे तो एक पैसे की उम्मीद मत करना। तुम पैसे कहाँ से लाओगे, कहाँ से इंतजाम करोगे, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो ऐसे बात कर रही हो जैसे प्रथम सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी है ही नहीं। है, लेकिन हॉस्टल में तुम भेजना चाहते हो, मैं नहीं। मेरे पास पैसे बचते कहाँ जो मैं तुम्हें दूंगी? मेरे पास सोने का कुबेर का खजाना बच जाता है। मेरे खर्चे नहीं होते हैं क्या? घर के काम में खर्चा होता है, प्रथम की पढ़ाई पे खर्चा होता है, कभी कभी शॉपिंग का खर्चा होता है, और सबसे बड़ा तो माँ बाबूजी की दवाई का खर्चा होता है। बचते कहाँ हैं? महीने का आखिरी आते आते तो पॉकेट खाली हो जाता है। अच्छा, तो मैं तो अपने पैसे एफडी करवाती हूँ ना। इस घर की ईएमआई मैं भरती हूँ, जो तुम्हारे 10 बच्चों के बराबर है। और सबकी LIC कौन भरता है? मैं। इसलिए मुझे सुनाओ मत कि तुम क्या क्या खर्चा करते हो। प्रथम को हॉस्टल भेजना है ना, तो पैसे बचाने शुरू कर दो। और सबसे पहले ऑफिस के बाद तुम जाते हो ना 2 घुट मारने के लिए, वो बंद कर दो, अच्छे पैसे बचेंगे। बस घूम फिर कर तुम्हारी सारी रामायण यहीं पर खत्म होती है। सुकून पाने के लिए 2 घूंट मारता हूं, तो शौक से नहीं। अब घर में सुकून नहीं मिलेगा, ऑफिस में सुकून नहीं मिलेगा, तो आदमी जाएगा कहाँ?
क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? अब घर में सुकून नहीं मिलेगा, ऑफिस में सुकून नहीं मिलेगा, तो आदमी जाएगा कहाँ? और ये 2 घूंट जो मैं मारता हूँ ना, इसमें कोई पहाड़ जैसा पैसा नहीं खर्च होता है। ये जो तुम हर महीने मेकअप टेकअप में खर्च करती हो, ब्यूटी पार्लर में उड़ाती हो, आधा भी खर्चा नहीं होता है मेरा। ब्यूटी पार्लर में अपना पैसा लगाती हूँ, आपसे नहीं मांगती हूँ। तो मैं भी अपने कमाए पैसे से घूंट लगाता हूँ, तुमसे पैसे नहीं मांगता। उनसे कहाँ कुछ पैसा मांगते हैं, कुछ भी तो खर्चा नहीं करवाते। ले देकर अगर कुछ उनका खर्चा होता भी है तो हमारी दवाइयों में। अब वो तो हम लोगों की मजबूरी है ना, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ भी करें बीमारियां तो घेर ही ली। यशोदा, ये तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कभी बूढ़ी होंगे ही। दोनों मिलकर इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी रोज एक एक पैसे के लिए लड़ते हैं। क्या फायदा है ऐसा पैसा कमाकर जब जिंदगी में सुकून ही नहीं। सुकून तो तब हो ना जब मन में संतोष हो। इनको न अपने माँ बाप से मतलब है, न अपनी औलाद से, बस खुद से मतलब है। यशोदा, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं इनका हाल हमसे भी बुरा ना। नहीं, ऐसा मत बोलिए। भगवान ना करे जो हमने भोगा वो इन्हें भोगना। आपने दवाई ली? मैं अभी ली। सुनिए, क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? माला, ये क्या? ना हाथ में चूड़ी, ना गले में मंगलसूत्र, और ना माथे पर सिंदूर। कहीं अक्षय भाई साहब, तो क्या मैं कम मेहनत करती थी? पहले घर का काम, फिर ऑफिस का काम, फिर ऑफिस से आकर सबकी पसंद का रात को खाना बनाना, ये क्या कम मेहनत का काम होता था?